नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि होने वाले नेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से हम आपके सम्मुख यह निःशुल्क प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। तो ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोर अपभ्रंश से हुआ है? यानी निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है? तो यह गुजराती का विकास जो है, गुजराती भाषा का विकास जो है वह शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अभी इसके अंतर्गत हम इसकी कुछ विशेषताएं वो देखेंगे। यानी शोर श्रेणी के अंतर्गत वो उपभाषा या भाषा जो आती है वह कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती। यह शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं जो है वह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती। यह जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती यह शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और अर्धो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी एक ही आती है। यानी अर्धो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी एक ही भाषा आती है। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया यह भाषाएं आती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसके बाद पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा, पंजाबी, सिंधी। यानी पंजाबी जो है वह पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पंजाबी, सिंधी, लहंदा यह जो है बोलियाँ यह पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और प्राचीण अंतर्गत, यानी यहाँ पर ये गलत हुआ है, प्राचीण अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी आती है। मैंने पैशाची से कहा था, लेकिन ये प्राचीण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी आती है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन कब हुआ? यानी शिव सेंगर का जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन जो है 1883 में हुआ था। शिव सिंह सेंगर 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। और लेखक जो है शिव सिंह सेंगर थे, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की सृष्टि से नहीं, काव्य की सृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। यानी ये कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसमें जो है कीर्तिलता में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत जो चित्रण है वह कीर्तिलता में हुआ है। अगला प्रश्न है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस काव्य तथ्य में तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? तो शिव के द्वारा कहा है तुलसीदास ने। यहाँ पर यह अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो तो लेऊ? तो यह जो है विठल नाथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, सूरदास में जगह जगह दृष्टिकोट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सूरदास में जगह जगह दृष्टिकोट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? सूर के साहित्य के संबंध में साहित्य नामक ग्रंथ, यानी सूर साहित्य नामक ग्रंथ जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है।
अगला प्रश्न है है रत पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारों अखर लगाए तेल लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है? तो यह जो है पद्माकर की उक्ति है। यहाँ पर नीचे अन्य कवि और उनकी उक्तियाँ दी हुई है। तो है रत पाल की गयंद ग्रह ग्राम, यह पद्माकर की है। आखिर आखिर लगाए लेत लाखन के सामा, कुंदन को रंग फीके लगे झलके सब आंगन चारों गुसाई, यह मतीराम की युक्ति है। बड़े नैनन सो आंगन आंसू भरी भरी ढाई, यह देव की युक्ति है। उसके बाद है एसिन कुंज बनी बनी छवि पुंज रहे आली, गूंजत यो सुख लीजो, यह कुलपति मिश्र की है। अगला प्रश्न है सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप, बिसेखी जाय कहूँ घन आनंद, जान सम्मरी की ढोर ले, भूलन ही लेखी बूंदे लगी, सब रंग दगे उल्टी गति आपने, पापनी पेकी पौनसी जान जान जागती आनी, सुनी ही पे पानी ते लागती आखिन देखी, इस सवय में विरहिणी नायिका किस मनस्थिति का चित्रण करती है? तो यहाँ पर मार्मिक स्थिति का चित्रण करती है। यहाँ पर इसके नीचे देखते हैं कुछ घनानंद की जो कृतियाँ है वह देखते हैं। घनानंद की कृतियों में सुजान सार, इश्कलता, बिरह वारिस, योग बेली, कोकसार, उसके बाद कृपानंद और रस केली वल्ली, यह जो है घनानंद की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय की सुधी सी ए सरिताए, ए कांतार सुसज्जित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त तो काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्तियाँ जो है यह पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी की है। अभी यहाँ पर इसके बारे में अन्य ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो यह पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन जो 1917 में प्रकाशित है, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी, यह जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता, यानी नाटक जारी है यह किसका है? तो लीलाधर जगुड़ी का है। लीलाधर जगुड़ी की अन्य रचना है यहाँ पर शंखमुखी शिखरों पर इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना है, अभी धूमिल की रचना है सड़क से संसद तक और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहते हैं? आग और राग का कवि जो है, आग और राग का कवि वह दिनकर को कहा जाता है। अभी यहाँ पर दिनकर की रचनाएं हैं, वह रचनाएं पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन है दिनकर, निराला, प्रसाद और पंत। और नीचे यदि हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं किसी भी स्रोत से, यदि आप PYQ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस PYQ क्वेश्चन के अंतर्गत अभी इसका उत्तर सही जो है आग और राग का कवि दिनकर है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अन्य भी रचनाकार पर्याय में दिए हुए, विकल्प में दिए हुए, निराला है, प्रसाद है, पंत है, तो उनकी भी रचनाएं नीचे दी हुई है। तो उसी प्रकार आप अध्ययन करते हो, तो उसी प्रकार आप भी अध्ययन करते समय जो ऑप्शन दिए हुए उस ऑप्शन पर भी कुछ अध्ययन कीजिए, कुछ पढ़िए उसके बारे में। तो ऐसे यानी एक PYQ क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके बाद उसके आधार पर अन्य यदि हम क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो हमारा अध्ययन और 2-4 प्रश्नों का हो जाता है। तो यहाँ पर आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। तो दिनकर की रचनाएं जो है, यहाँ पर दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे के हरिनाम। यहाँ पर निराला की रचनाएं दी हुई है, अनामिका, परिमल
रीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जो 1942 में प्रकाशित है और वह एक प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी कविता है। नए पत्ते, उसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ भी है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्रधारा, कामायनी। उर्वशी जो दिनकर की भी उर्वशी है, जो 1961 में दिनकर की उर्वशी प्रकाशित होती है। वह गीति नाट्य शैली में लिखा हुआ है दिनकर का उर्वशी। अभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देखते हैं। उच्चवास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत, चितंबरा। चितंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो सही अनुक्रम जो है वह है कबीर, गुरु नानक, दादू और सुंदरदास। ऑप्शन क्रमांक बी है, लेकिन यहाँ पर इसके समय के साथ देखते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 और मृत्यु 1538 में हुआ थी। दादू दयाल का जन्म 1544 में और मृत्यु 1603 में हुई थी। सुंदरदास का जन्म सुंदरदास का जन्म 1596 में हुआ था और मृत्यु 1689 में हुई थी। तो यहाँ पर कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, यह जो है सही क्रम है। अगला प्रश्न उसी सुमिलित करने में है। तो यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर है ललित ललाम, शिवभूषण, शिवराज भूषण, पद्म भरान और नवरस तरंग, यह इसका सही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं ललित ललाम का समय जो है वह 1664, जो ललित ललाम मतीराम की रचना है। शिवराज भूषण, यह 1673 भूषण की रचना है। पद्म भरण, यह पद्माकर की है। और नवरस तरंग यह रचना 1817 की है और यह बेनी प्रवीण की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर कवियों का पहचानना है। तो यहाँ पर कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में होता है। मैथिलीशरण गुप्त का 1886 में होता है। रामनरेश त्रिपाठी 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्मे थे। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर है बच्चन यानी कौन, जो हरिवंश राय बच्चन। आगे हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, 1907। आगे 1911, मुक्तिबोध भी 1911 की ही है। और रघुवीर साय हम देखेंगे, यानी हरिवंश राय बच्चन, आगे मुक्तिबोध और रघुवीर साय। यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन 1907, सत्यानंद हीरानंद वात्सायन आगे 1911, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 और रघुवीर साय 1929। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो विश्वनाथ प्रसाद यह महिला आंचल उपन्यास का पात्र है। महिला आंचल उपन्यास जो 1954 में प्रकाशित फणीन्द्रनाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। इस आंचलिक उपन्यास है और यह प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है यह फणीन्द्रनाथ रेणु का, जो महिला आंचल है। और महिला आंचल उपन्यास जो है इसका पात्र जो है उसका मुख्य यानी आंचल ही एक नायक है। और उसका कहा जाए तो वह डॉक्टर, यानी रेणु के अन्य उपन्यास देखते हैं। पलटी परी कथा 1957, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, यह जो है फणीन्द्रनाथ रेणु के अन्य उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी में हुआ है। तो शेखर एक जीवनी जो इसका प्रथम भाग 1940 में प्रकाशित है और द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ है। यह आगे का उपन्यास है। अभी आगे के अन्य उपन्यास देखते हैं। यहाँ पर आगे के उपन्यास है
जैसे अभी कहा पहला भाग 1940 और द्वितीय 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। अभी अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रवक्ता, जो अ कहानी आंदोलन चला था उसके प्रवक्ता कौन थे? तो उसके प्रवक्ता जो थे वो गंगा प्रसाद विमल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो प्रेमचंद का नाटक यहाँ पर करबला है। प्रेमचंद का नाटक है करबला। प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे हैं, जो करबला 1928, संग्राम 1922, प्रेम की वेदी, यानी कहा जाए तो 3 ही नाटक लिखे हैं प्रेमचंद ने, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। यहाँ पर जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ आश्के। जय पराजय नाटक जो है वह उपेंद्रनाथ आश्के का नाटक है। और रुपया तुम्हें खा गया काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है यह। रुपया तुम्हें खा गया यह नाटक भगवती चरण वर्मा का है। जबकि कृष्णा अर्जुन युद्ध यह 1918 में माखनलाल चतुर्वेदी का, कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 में प्रकाशित नाटक है और यह माखनलाल चतुर्वेदी का है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रुपया तुम्हें खा गया यह भगवती चरण वर्मा का है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से निबंध नहीं रचा? तो यहाँ पर प्रबंध प्रभाती जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। जो प्रबंध प्रभाकर यह जो है यह 1933 में निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, लेकिन यह 1933 में प्रकाशित हुआ। यह प्रबंध प्रभाकर यह जो निबंध है यह बाबू गुलाब राय का निबंध है तथा ये नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद ये शीर्षक पुस्तक के लेखक है। तो प्रगतिवाद यह जो पुस्तक थे यह पुस्तक किस का है? तो वह शिव कुमार मिश्र ने भी लिखा है और उसके बाद जो है वह रांगे राघव ने भी लिखा है, नहीं, शिवदान सिंह चौहान ने भी लिखा है। यानी ये दोनों रचनाओं का किताब दोनों द्वारा प्रगतिवाद यह जो पुस्तक है 2 विद्वानों ने लिखी है, शिव कुमार मिश्र ने भी लिखी है और शिवदान सिंह चौहान ने भी लिखी है। तो यहाँ पर जो है शिवदान सिंह चौहान ने जो प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है उसका प्रकाशन 1946 है और शिव कुमार मिश्र ने जो प्रगतिवाद किताब लिखी है उसका प्रकाशन 1966 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम देखते हैं। इसका सही अनुक्रम है अपनी खबर जो बेचैन शर्मा उग्र की है, नीड का निर्माण फिर जो हरिवंश राय बच्चन की है, झूठन सिकंजे का दर्द यह है। अगला प्रश्न देखते इसके बारे में देखते हैं। अपनी खबर जो है 1960 में रचित है पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। नीड का निर्माण 1970, यानी यह नीड का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का दूसरा भाग है। पहला भाग जो है वह है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 और ये नीड का निर्माण फिर यह दूसरा भाग है 1970 में हरिवंश राय बच्चन का है। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और सिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टागभोरे का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम देखते हैं। इसका सही अनुक्रम है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। शरणार्थी 1948 आगे की कहानी है, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है, कामरेड का कोट 1993 संजय की कहानी है और डायन 1998 भीष्म साहनी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन। अभी कुबेरनाथ राय के निबंध देखते हैं। यहाँ पर गंधमातक, कामधेनु, मराल, आगम की नाव यह जो है सही क्रम है कुबेरनाथ राय के निबंधों का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। जो सज्जन 1910, विशाख 1921 और उसके बाद जन्मजय का नागयज्ञ यह 1926 और ध्रुव स्वामिनी 1933। ये इस प्रकार सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मजय का नागयज्ञ 1926, ध्रुव स्वामिनी 1933। अगला प्रश्न है, त्रित यद मिंत व्याप्रियते शक्ति व्यर्थति प्रभ्यास यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन जो है रुद्रट का है।
इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। जयदेव के ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद चंद्रलोक। आचार्य भामा के ग्रंथ के नाम है काव्यालंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो यहाँ पर वक्रोक्ति का भेद जो है वह उक्ति विन्यास वक्रता, यह वक्रोक्ति का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही क्रम। तो रस सूत्र के जो व्याख्याकार है उसका सही क्रम है, या सही क्रम बताना है। तो उसका सही क्रम है यहाँ पर भट्टललोट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भट्टललोट यह मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे और यह उत्पत्तिवाद के अंतर्गत आते थे। शंकुक जो है न्याय दर्शन से प्रभावित थे और यह अनुमतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। भट्टनायक ने सांख्य दर्शन स्थापित किया है और यह भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन रचा है, शैव दर्शन से प्रभावित थे और इन्होंने अभिव्यक्तिवाद यह सिद्धांत प्रवर्तक किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर सही अनुक्रम में है मीमांसा, रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद यह है। अब यहाँ पर रस मीमांसा 1949 यह रामचंद्र शुक्ल का है। आलोचना के मान 1958 शिवदान सिंह चौहान का है। नई कविता 1973 नंद दुलारी वाजपेयी का है। नई कविता 1978 रामविलास शर्मा का है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 रामविलास शर्मा का है। अभी अगला है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है विजयसेन सूरी, यह रेवंतगिरी रास से रचना है उसकी। नरपति नाल की बिसलदेव रासो है। शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास है और आसुक की चंदनबाला रास और डोम्भिपा की योग चर्चा रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संप्रदायों को, यानी यहाँ पर संप्रदाय दिए हुए और उस संप्रदाय को प्रवर्तकों के साथ सुमिलित करना है। जैसे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने प्रवर्तन किया है, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन मध्वाचार्य ने किया है, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया है, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथ प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर है देखो, चंडी चरित्र यह गुरु गोविंद सिंह का है। द्रोण पर्व यह कुलपति मिश्र का है। सुजान चलित सुदन का है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह पद्माकर का है और पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर भी जैसे प्रेम वाटिका रस खान की है, कवित्व रत्नाकर सेनापति की है, रस रतन पोहकर कवि की है और तिलक शतक यह मुबारक की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। और यहाँ पर जो है बनबेला यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, उत्तरा सुमिरानंद पंत की है। उसके बाद परिक्रमा महादेवी वर्मा की है, त्रिधारा जयशंकर प्रसाद की है और मिलन जो है वह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर है देखो, करेंगे हम इसको सुमिलित। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, न जाने क्या होगा, यह हरिवंश राय बच्चन का है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, यह जयशंकर प्रसाद का है। यह मंदिर का दीपी से नीरव जलने दो, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। सुंदर है विहग सुभग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरम, यह सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों को सुमिलित कर यानी कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो जयदेवपुरी यह झूठा सच उपन्यास का पात्र है, नायक है। यह यशपाल का है, जो इसका पहला भाग 1958 में प्रकाशित है और झूठा सच का दूसरा भाग 1960 में। यह चंद्र माधव यह नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है और यह आगे का है। फूल बाबू यह बच्चल नामा उपन्यास का पात्र है और नागार्जुन का उपन्यास है। निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल और यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है।
अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमिलित करना, यानी कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो यहाँ पर आनंदी जो है वह बड़े घर की बेटी कहानी की पात्र है, प्रेमचंद की कहानी है। दीनदयाल यह जुलूस कहानी का पात्र है और यह प्रेमचंद की सभी कहानियाँ हैं। डॉक्टर जयपाल यह मूड कहानी का पात्र है। जय शंकर यह सवासेर गेहूं का पात्र है और भगत मंत्र कहानी का पात्र है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य प्रयोग रूपों के साथ सुमेलित करना है। चंद्रावली यह नाटिका रूप है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विषय विषय मोदम यह भान प्रकार में आता है। एक घुट एकांकी है। करुणालय एक घुट एकांकी जयशंकर प्रसाद की है। करुणालय गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का और आंदेल नगरी प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त का ग्रंथ जो है वह है ध्वन्यालोचन। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। भट्ट महिम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेक और भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर जो गद्यांश है वह गद्यांश हम छोड़ेंगे। एक मिनट, 45 यानी 46 क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। यह जो है यह गलत है, यानी केवल कविता से ही आनंद नहीं होता, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला वाक्य देखते हैं। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। यह बिल्कुल सही है। इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। यह भी बिल्कुल सही नहीं, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिथक सार्वकालिक है। मिथक सार्वकालिक और देशिक होते हैं। यह जो है गलत है। मिथक सार्वदेशिक नहीं होते, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे होते हैं। यह भी गलत है, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं कथन। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। यह सही है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति संभव हो जाती है और दूसरे के भी बिना मिलन की इच्छा आधार खो जाती है। तो यह दोनों कथन सही है। अगला कथन देखते हैं। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीय का हृदय हुआ। यह गलत है। यहाँ पर जो है यह खत्म हुआ और यह आगे का क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी है और धूप भी ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।